नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के एक ऐसे कूटनीतिक दाव की जिसे एक हालिया विश्लेषण मास्टर स्ट्रोक कह रहा है। ये दाव चला गया है मध्य पूर्व के उस इलाके में जहां हालात बेहद नाजुक हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ, चलिए समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि एक तरफ जब दुनिया भर से लोगों को सलाह दी जा रही है कि वो मिडिल ईस्ट छोड़ दें, तो फिर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ठीक उसी वक्त यूएई की यात्रा पर क्यों गए? आखिर इस जोखिम भरे कदम के पीछे की रणनीति क्या थी? आइए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जयशंकर ने जब वहां कदम रखा तो माहौल कैसा था। मतलब हालात इतने खराब थे कि उसे संघर्ष की एक उबलती हुई कढ़ाई कहना गलत नहीं होगा। देखिए, विश्लेषण के मुताबिक उस वक्त कूटनीति के सारे पुराने नियम, कायदे सब जलकर खाक हो चुके थे। लेबनान पर बमबारी हो रही थी, इराक में मिलिट्री एक्शन चल रहा था और ईरान की तरफ से होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की धमकियां दी जा रही थीं। ऐसे में हर देश बस किसी तरह खुद को बचाने में लगा हुआ था। और इसी पूरी अफरा-तफरी के बीच भारत ने वो चाल चली जिसे ये विश्लेषण एक मास्टर स्ट्रोक कह रहा है। भारत ने अपने सबसे बड़े डिप्लोमेट को सीधे इस जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात के बीचों बीच उतार दिया। अब इस पूरे खेल में भारत को एक मौका कैसे मिला? इसकी एक बड़ी वजह थी दो पुराने दोस्तों यूएई और पाकिस्तान के बीच आई एक बड़ी दरार। हुआ ये कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी रणनीतिक गलती कर दी। उसने मुश्किल वक्त में यूएई के दुश्मनों मतलब सऊदी अरब और तुर्की का साथ दिया। यूएई ने इसे पीठ में छुरा घोंपने जैसा माना और बस यहीं से दोनों देशों के दशकों पुराने रिश्ते में खटास आ गई। इस पूरे मामले पर जो विश्लेषण है उसमें एक लाइन है जो सब कुछ बयां कर देती है। हम बस पॉपकॉर्न खाते रहे और मुस्कुराते रहे, हमारा काम तो पाकिस्तान ने ही कर दिया। मतलब साफ है, भारत ने बस शांति से बैठकर देखा कि कैसे पाकिस्तान ने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। तो जैसे ही पाकिस्तान साइडलाइन हुआ, भारत ने इस मौके का फायदा उठाते हुए यूएई के साथ अपने रिश्ते और भी मजबूत कर लिए। और ये भारत की विदेश नीति में एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब भारत सऊदी अरब और यूएई के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि उसने साफ तौर पर यूएई को अपना सबसे बड़ा पार्टनर चुन लिया है। देखिए, ये जो गठबंधन है ये कोई हवा में नहीं बना। इसके 4 बहुत मजबूत पिलर हैं। पहला, ट्रेड, जिसमें यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा पार्टनर है। दूसरा, एनर्जी, जहां से भारत को तेल और गैस मिलती है। तीसरा है हमारे लोग, लाखों भारतीय जो वहां काम करते हैं। और चौथा है मिलिट्री सहयोग, जिसमें मिलिट्री एक्सरसाइज और इंटेलिजेंस शेयरिंग शामिल है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ठीक इसी वक्त भारत ने शतरंज की बिसात पर एक और बहुत ही पेचीदा चाल चली, और इस बार मोहरा था ईरान। ये एक ऐसा कदम था जिसमें जोखिम भी था और इनाम भी। एक तरफ जहां दुनिया के बड़े बड़े देश ईरान से दूरी बना रहे थे, भारत ने अमेरिका के दबाव की परवाह किए बिना ईरान से तेल खरीदना फिर से शुरू कर दिया। ये तेहरान के साथ अपने पुराने रिश्तों पर खेला गया एक बड़ा दाव था। अब सवाल ये है कि ये मुमकिन कैसे हुआ? देखिए, विश्लेषण बताता है कि भारत ने बड़ी समझदारी से ईरान के साथ बैक चैनल बातचीत हमेशा खुली रखी, बुरे वक्त में भी। नतीजा ये हुआ कि भारत को तेल की सप्लाई मिली और बदले में ईरान ने भी भारतीय जहाज़ों को होर्मुज से सेफ पैसेज दिया। तो इन सारी चालों का, यूएई के साथ दोस्ती और ईरान के साथ डील का आखिर मकसद क्या है, असल खेल क्या है? तो विश्लेषण कहता है कि ये सारी तैयारी एक बहुत बड़े इवेंट के लिए हो रही है, आने वाले ब्रिक्स समिट के लिए। 2026 में भारत में होने वाला ब्रिक्स समिट कहा जा रहा है कि ये हाल के सालों का सबसे अहम डिप्लोमेटिक इवेंट होगा, और इसकी वजह है इसकी गेस्ट लिस्ट जो किसी धमाके से कम नहीं है। सोचिए, भारत एक ही टेबल पर 3 ऐसे देशों को बिठाएगा जो एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, सऊदी अरब, यूएई और ईरान। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जरा सी भी चूक एक बड़े कूटनीतिक संकट को जन्म दे सकती है, और भारत ठीक इसके बीच में होगा। तो जयशंकर का ये जो यूएई दौरा था वो असल में इसी समिट की तैयारी थी। एक तरह से समिट शुरू होने से महीनों पहले ही उसके एजेंडे को प्री प्रोग्राम करने की कोशिश, ताकि भारत ग्लोबल साउथ के एक ऐसे किंग मेकर के तौर पर उभरे जो दुनिया की राजनीति को दिशा दे। इस विश्लेषण का जो सार है वो उसकी आखिरी लाइन में छिपा है। पुराने नियम मर चुके हैं, उन्हें जलाकर राख कर दिया गया है।
इसका मतलब साफ है, हम एक नई दुनिया देख रहे हैं और ये एक ऐसी भारतीय विदेश नीति की शुरुआत है जो तूफानों के गुजरने का इंतजार नहीं करती, बल्कि खुद उन तूफानों का रुख मोड़ देती है।